हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों, हम लोग टैक्सेशन का अगला पार्ट देख लेते हैं। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, हम लोग टैक्सेशन का जैसा कि 8 पार्ट तक लगभग हो चुका है, और जो भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में यानी कि यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछे जाएंगे, उनको देखते हुए इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि ये क्वेश्चन लग रहा है कि हो चुका है, लेकिन एक बार और देख लीजिए, रिवीजन भी हो जाएगा। कह रहा है कि धारा 80 जीजी के संबंध में कटौती प्रदान करता है। धारा 80 जी क्या कहता है? पहला ऑप्शन क्या है? कंट्रीब्यूशन बाई कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टीज आर एन इलेक्टरल ट्रस्ट। राजनीतिक दलों या चुनावी ट्रस्ट को कंपनियों द्वारा योगदान। दूसरा है डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च आर रूरल डेवलपमेंट, यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए दान। तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है रेंट पेड बाय एसएससी हु डज नॉट रिसीव हाउस रेंट अलाउंस फ्रॉम एम्प्लॉयर। एक निर्धारित द्वारा भुगतान किया गया किराया जो नियोक्ता से मकान किराया भत्ता प्राप्त नहीं करता। और चौथा क्या है? डोनेशन टू सर्टेन फंड्स एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, कुछ निधियों और धर्मांत संस्थानों को दान। तो ये तो आप बिना सोचे समझे आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये कल वाली यानी इसके जस्ट पहले वाली सीरीज में क्वेश्चन को करवाया गया है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा? धारा 80 जी में क्या है? 80 जी। तो चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए और क्या कह रहा है। कह रहा है धारा 80 से संबंधित कटौतियां तथा धाराएं राजनैतिक दलों तथा चुनाव ट्रस्ट को कंपनी द्वारा दान किसके थ्रू देगा? 80 जी बी के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू? 80 जी के थ्रू। उसके बाद कह रहा है वैज्ञानिक अनुसंधान तथा ग्रामीण विकास के लिए दान 80 जी याद कर लीजिएगा, पूछ देगा कि 80 जी में किस चीज का जो है बनाया गया क्राइटेरिया दिया गया है, तो ऑप्शन देगा, उसके अकॉर्डिंग आप कीजिएगा। तीसरा कह रहा है नियुक्त द्वारा गैर किराया भत्ता प्राप्त कर दाता द्वारा किराए का भुगतान 80 जी। ठीक है। और चौथा क्या है? चौथा कह रहा है विशिष्ट कोषों तथा चैरिटेबल ट्रस्ट को दान, यानी 80 जी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि इसे हम लोग कवर कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विथ रेस्पेक्ट टू प्रोविजन रिलेटिंग टू टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन अंडर सेक्शन 194D of Income Tax Act 1961 tax shall not be deducted, यानी कि टैक्स नहीं लगेगा if the aggregate amounts of remuneration or reward credited or paid during the financial year to the pay does not exceed। पूछ रहा है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194D के तहत, किसके तहत? 194D के तहत बीमा आयोग पर टीडीएस से संबंधित प्रावधानों के संबंध में यदि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतानकर्ता को पारिश्रमिक या इनाम की कुल राशि खालिस्तान से अधिक नहीं है तो कर की कटौती नहीं की जाएगी। तो इसका ऑप्शन दिया है 5000, दूसरा 20,000, तीसरा 15,000 या फिर चौथा 10,000। तो ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, राइट आंसर इसका सी दिया है। और सी में कह रहा है, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ध्यान देने वाली बात जो है वो इसे आप कवर करेंगे। इसमें कह रहा है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194D के तहत बीमा आयोग पर टीडीएस से संबंधित प्रावधानों के संबंध में यदि वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतानकर्ता को पारिश्रमिक या इनाम की कुल राशि 15,000 रुपए से अधिक नहीं है, कितने? 15,000 रुपए से अधिक नहीं है तो कर की कटौती नहीं की जाएगी, यानी टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा। कितने रुपए? 15,000 रुपए से अधिक नहीं है तो। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू प्रोविजन पर्टेनिंग टू इनकम फ्रॉम सैलरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि कह रहा है वेतन से आय से संबंधित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? कौन सा कथन जो है गलत है? पहला दे रहा है बोनस में बी कॉन्ट्रेक्चुअल और वॉलेंटरी इन आइदर केस इट इज फुली टैक्सेबल। बोनस संविदात्मक या स्वैच्छिक हो सकता है, किसी भी मामले में यह पूरी तरह से कर योग्य है, पहला ऑप्शन है। और ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है।
ऑप्शन नंबर बी कह रहा है डियरनेस अलाउंस यानी डीए इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट गिवन टू एन एम्प्लॉय टू मीट द बर्डन ऑफ इन्फ्लेशन और इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, दिस इज फुली टैक्सेबल। यानी महंगाई भत्ता डीए, डीए क्या बोलते हैं, महंगाई भत्ता एक अतिरिक्त राशि है जो किसी कर्मचारी को मुद्रास्फीति के बोझ या जीवन यापन की बढ़ी हुई लागत को पूरा करने के लिए दी जाती है या पूरी तरह से कर योग्य है। इसमें से असत्य आपको छांटना है, ध्यान दीजिएगा। एन एम्प्लॉय में बी गिवन अपार्ट फ्रॉम बेसिस सैलरी एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन फॉर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक जॉब अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सच एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन इज टर्म एज फी एंड शैल बी फुली एग्जेम्प्टेड। एक कर्मचारी को मूल वेतन के अलावा रोजगार की शर्तों के तहत एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जा सकता है। इस तरह के अतिरिक्त पारिश्रमिक को शुल्क कहा जाता है और इसे पूरी तरह से कर से छूट दी जाती है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है बेसिक सैलरी इज द सम पेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एज सैलरी एंड शैल बी फुली टैक्सेबल। यानी बुनियादी वेतन नियोक्ता द्वारा वेतन के रूप में कर्मचारी द्वारा भुगतान की गई राशि है और पूरी तरह से कर योग्य होगी। कैसी होगी? कर योग्य होगी। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर होगा। कैसे, हम लोग चलते हैं एक्सप्लेनेशन पे। ठीक है, और यहाँ कह रहा है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 15 से 17 तक, ये तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो गया होगा टैक्सेशन पार्ट में। ठीक है, 15 से 17 तक वेतन से आय से संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करती है। वेतन से आय से संबंधित प्रावधानों के संबंध में उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से सी, एक कर्मचारी को मूल वेतन के अलावा रोजगार की शर्तों के तहत एक विशिष्ट कार्य करने के लिए अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जा सकता है। ठीक है, इस तरह के अतिरिक्त पारिश्रमिक को शुल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुल्क कहा जाता है। और इसे पूरी तरह से जो है कर से छूट दी जाएगी। ठीक है, जो कि ये जो है कथन गलत होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो ऑप्शन है ध्यान दीजिएगा सही है, आपको गलत निकालना था कि इसमें से गलत ऑप्शन क्या है। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था। और जो इसमें पारिश्रमिक शुल्क को कह रहा है कि पूरी तरह से कर से छूट दी जाएगी, हालांकि ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड अप टू, यानी कि बच्चों की शिक्षा भत्ते में छूट दी गई है। ये तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन करवा दिए गए हैं, जैसा कि इसमें आंसर क्या है देख लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन को इसमें ऑप्शन को घुमाया है, तो आपको इतना याद रखिएगा कि 2 बच्चों पे मिलेगी और 100 रुपये जो है प्रति माह भत्ता मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन और पहला है। ठीक है, 100 रुपये जो है यानी कि 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रेन, यानी कि अधिकतम 2 बच्चों तक, प्रति बच्चा 100 रुपये प्रति माह, अधिकतम 2 बच्चों तक अलाउ होता है। ठीक है, इसमें जो बाकी ऑप्शन है वो जो है आपके गलत हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाया गया। ये तो सारी चीज़ें यदि आप क्वेश्चन में देखते हैं वहाँ पे तो आसानी से आंसर दे सकते हैं कि मैक्सिमम दो चिल्ड्रेन रहना चाहिए। ठीक है, 2 चाइल्ड, और ऊपर से 100 रुपये जो है प्रति मंथ है। ठीक है, पढ़िए इंग्लिश वाले स्टूडेंट जो कमेंट करते हैं कि इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं रहता, तो देखिए हेल्प यहाँ से आपको मिल सकती है। यदि आप इस बुक का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो मार्केट से यूथ पब्लिकेशन का ले सकते हैं। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन जो भी प्रीवियस ईयर में जो भी यूपीपीसीएल या अकाउंटेंट से संबंधित जो भी एग्जाम हुए हैं, इन सब में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी तो देखिए दोस्तों, मेरी रेगुलरिटी नहीं बन पा रही है, इसका कुछ पर्सनल रीज़न है जो मैं आपको हो सकता है कि बाद में शेयर करूं, तो इस वजह से कोशिश कर रहा हूं रेगुलर मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजन रिलेटिंग टू पेमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स अंडर नेशनल सेविंग स्कीम एक्सेट्रा। कह रहा है अंडर सेक्शन 194 EE ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 टैक्स शैल नॉट बी डिडक्टेड at source if the aggregate amount of such payment to the payee during the financial is less than। हिंदी में देख लीजिए। कह रहा राष्ट्रीय बचत योजना आदि के तहत जमा के संबंध में भुगतान से संबंधित प्रावधान के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 EE के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान अगर इस तरह के भुगतान की कुल राशि, उसके बाद कह रहा है खालिस्तान भुगतानकर्ता को भुगतान की जाती है तो स्रोत पर कर नहीं काटा जाएगा। ऑप्शन क्या क्या है? 20,000, 15,000, 5,000 या फिर 2,500।
एक्सप्लेनेशन देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा, 2500। ठीक है। राष्ट्रीय बचत योजना आदि के तहत जमा के संबंध में भुगतान से संबंधित प्रावधान के संबंध में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 ई के तहत वित्तीय वर्ष के दौरान अगर इस तरह के भुगतान की कुल राशि 2500 रुपये भुगतानकर्ता को भुगतान की जाती है तो स्रोत पर कर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, स्रोत पर जो है कर नहीं काटा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिडक्शन 80E इन रेस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन फॉर हायर एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑफ हायर एजुकेशन फॉर द इनिशियल असेसमेंट ईयर एंड द इनिशियल असेसमेंट ईयर immediately following the assessment year or till the interest is paid in full by the assessor whichever is first will be allowed। हिंदी में देख लेते हैं क्या कह रहा है। उच्च शिक्षा के लिए ऋण की चुकौती के संबंध में धारा 80E के तहत कटौती प्रारंभिक निर्धारण वर्ष और खाली स्थान दिया है। ठीक है, निर्धारण वर्ष के तुरंत बाद प्रारंभिक निर्धारण वर्ष के लिए या जब तक निर्धारित द्वारा पूर्ण रूप से ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, जो भी पहले हो के लिए अनुमति दी जाती है। पहला दे रहा है 6, दूसरा दे रहा है 7, तीसरा 2 या फिर चौथा 5। एक्सप्लेनेशन देखिए और कुछ चीजें इसके कंसेप्ट जो है याद कर लीजिएगा। कह रहा है आयकर अधिनियम 1961 में उच्च शिक्षा के लिए ऋण की चुकौती के संबंध में धारा 80E के तहत कटौती प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष के लिए और प्रारंभिक मूल्यांकन वर्ष के तुरंत बाद के 7 निर्धारण वर्षों के लिए या जब एक निर्धारित द्वारा ब्याज का पूरा भुगतान नहीं किया जाता है, जो भी पहले हो के लिए अनुमति दी जाती है। कितने? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 7। ठीक है, कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, खालिस्तान दिया है, डिपेंड्स ऑन द खालिस्तान ऑफ द टैक्स पेयर, यानी आयकर अधिनियम के अनुसार खालिस्तान करदाता के डैश पर निर्भर करता है। किस पे? पहला है सरचार्ज और एज ऑफ द टैक्स पेयर, यानी अधिभार और करदाता की आयु। दूसरा है असेसमेंट पीरियड और जेंडर ऑफ द टैक्स पेयर, यानी मूल्यांकन अवधि और करदाता का लिंग। और तीसरा है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन सिटीजनशिप, कराधान की घटना और नागरिकता। और चौथा है इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी कराधान की घटना और आवासीय स्थिति। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आयकर अधिनियम के अनुसार कराधान की घटना यानी इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन करदाता के आवासीय स्थिति पर निर्भर करता है। एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम लोग देखते हैं जिससे कुछ एक्स्ट्रा भी फैक्ट हम लोग को मिल जाएगा। और इसमें क्या दिया है? कह रहा है किसी भी करदाता पर कर की घटना आयकर अधिनियम 1961 के तहत उसकी आवासीय स्थिति पर निर्भर करती है। प्रत्येक पिछले वर्ष के संदर्भ में एक करदाता की आवासीय स्थिति का पता लगाया जाना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति यानी जो टैक्स पेयर है जो एक वर्ष में निवासी है और वह दूसरे वर्ष में अनिवासी हो सकता है। ठीक, इसके निवासी होने के जो कंडीशन है, नियम है, शर्तें हैं। पहला है वह वित्तीय वर्ष के दौरान 182 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहता है, पहला कंडीशन। दूसरा कह रहा है वह पिछले 4 वित्तीय वर्षों के दौरान 365 दिन या उससे अधिक समय तक भारत में रहता है। इसके अलावा प्रासंगिक वित्तीय वर्ष में 60 दिनों या उससे अधिक की अवधि के लिए रहता है। ये किस कंडीशन में बता रहा है? ये कह रहा है एक व्यक्ति जो एक वर्ष में निवासी है और दूसरे वर्ष में अनिवासी हो सकता है। इसके निवासी होने की जो कंडीशन है उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विथ रिबेट? किससे? आयकर अधिनियम की कौन सी धारा छूट से संबंधित है? पहला दे रहा है 87C, दूसरा 87A, तीसरा 87B या फिर चौथा 87A। ठीक है, तो
राइट आंसर इसका हो जाएगा 87A जो है ये रिबेट है, यानी कि छूट से संबंधित है। एक्सप्लेनेशन इसका थोड़ा देखेंगे हम लोग, जिससे आने वाले एग्जाम के लिए कुछ क्वेश्चन बन जाए। और यहाँ पे कह रहा है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 87A के अंतर्गत छूट यानी रिबेट का प्रावधान किया गया है। धारा 87A के तहत छूट आयकर प्रावधानों में से एक है जो करदाताओं को उनकी आयकर देयता को कम करने में मदद करता है। ठीक है, ये देयता यानी लायबिलिटी। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की कुल आय एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो आयकर की धारा 87A के तहत आयकर छूट का दावा कर सकता है। ठीक है, किसके तहत? 87A के तहत। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और टैक्सेशन का एक पार्ट और लेकर आएंगे। उसके बाद लगभग इसको पूरा समेट लेंगे, क्योंकि 10 पार्ट लगभग हो जाएंगे। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी करते रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।